एनएलएम में हम लोग नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स। देखो वैसे तो स्प्रिंग फोर्स की डिटेल जो है वो एसएचएम में पढ़ने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर भी अपने को सफिशिएंट डिटेल तो पढ़नी पड़ेगी जिससे एनएलएम से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर सके। देखो स्प्रिंग फोर्स ध्यान से समझो, जैसे ये एक स्प्रिंग है, ये क्या है बेटा, एक स्प्रिंग। ये जो स्प्रिंग है इसकी नेचुरल लेंथ है एल नोट। एल नोट क्या है इसकी नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। एल नोट है नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अभी इस सिचुएशन में जो फर्स्ट सिचुएशन मैंने यहां पर ड्रॉ करी है, इस सिचुएशन में ये जो स्प्रिंग है वो अपनी नेचुरल लेंथ की सिचुएशन में ही है, मतलब ना तो इसमें कोई इलोंगेशन है ना ही इसमें कोई कंप्रेशन है, ना तो कोई इलोंगेशन है और ना ही कोई कंप्रेशन है। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है। तो इस सिचुएशन में ये जो स्प्रिंग है किसी भी डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगाती, किसी भी डायरेक्शन में कोई फोर्स ये वाली स्प्रिंग नहीं लगाएगी। कब नहीं लगाएगी? जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ की सिचुएशन में होगी। नेचुरल लेंथ किसको बोलते हैं? जब ना इसमें कोई इलोंगेशन हो और ना ही इसमें कोई कंप्रेशन हो, तो इसे नेचुरल लेंथ की सिचुएशन बोलते हैं और इस कंडीशन में स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाती। आगे बढ़े। देखो सेकंड पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। मान लिया हम लोगों ने इस स्प्रिंग पर फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इस स्प्रिंग पे क्या लगाया? एक्सटर्नल फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको इधर की ओर शिफ्ट करा। देखो इस पर फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स इधर की ओर, इधर की ओर एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया, जिसकी वजह से स्प्रिंग क्या होगी? इलोंगेट। उसकी वजह से स्प्रिंग क्या होगी? इलोंगेट। और स्प्रिंग की अब जो लेंथ है, देखो पहले से स्प्रिंग के बारे में जो कोई भी कंसेप्ट आपने दिमाग में बैठा रखे, एक बार के लिए उनको डिलीट कर दे, फिर उसके बाद में वेरीफाई हो जाए यहाँ से कि हाँ भाई पहले से जो दिमाग में कंसेप्ट था वो पहले से सही था, तो उसको याद रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार के लिए यही समझे जो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो पहले से नेचुरल लेंथ कितनी थी? एल नोट। अब इस पे एफ एक्सटर्नल लगाया, तो बताओ ये एक्सटेंड होएगी कि नहीं होएगी? मान लिया ये एक्सटेंड हो गई एक्स। कितनी एक्सटेंड होगी बेटा? एक्स। तो बताओ टोटल लेंथ कितनी होगी? एल नोट प्लस एक्स। टोटल लेंथ कितनी होगी? एल नोट प्लस एक्स। कितनी एक्सटेंड होगी? एक्स एक्सटेंड होगी। कितनी एक्सटेंड होगी? एक्स यहां पर एक्सटेंड हो गई। जब ये एक्स एक्सटेंड हो गई यहां पर, तो स्प्रिंग जब एक्सटेंड होगी तो अब स्प्रिंग कोई फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? स्प्रिंग जो होती है वो अपनी स्टेट में चेंजिंग को अपोज करती है। स्प्रिंग अपनी स्टेट में चेंजिंग को अपोज करती है। यदि वो इलोंगेट हो गई है तो वापस कंप्रेस होना चाहिए, और यदि वो कंप्रेस हो गई है तो वापस से इलोंगेट होना चाहिए। समझ रही होगी? तो ये क्या हुई है? एक्सटेंड हुई है, तो वापस से क्या होना चाहिए? कंप्रेस। कंप्रेस होना चाहिए, तो ये जो स्प्रिंग है वो इधर से यूं फोर्स लगाएगी। ये स्प्रिंग इधर से यूं फोर्स लगाएगी। इधर की ओर आप लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग इधर से यूं फोर्स लगाएगी। ये कौन फोर्स लगा रही है? स्प्रिंग। जैसे स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग रस्सी होती है, स्ट्रिंग में जैसे टेंशन होते हैं यूं आमने और सामने, अरे होते हैं कि नहीं होते हैं? वैसे ही स्प्रिंग में भी क्या होते हैं? स्प्रिंग फोर्स होते हैं आमने एंड सामने। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होती है बेटा kx। कितनी होती है? kx। तो ये भी क्या होगा? kx, और ये भी क्या होगा? kx। ये भी स्प्रिंग फोर्स है और ये भी स्प्रिंग फोर्स है। समझ रहे हो क्या? ये वाला kx किस पे लग रहा है? इस वाले पॉइंट पर। ये वाला फोर्स किस पे लग रहा है? इस वाले पॉइंट पर। बोले सर इस वाले पॉइंट पर ही kx लग रहा है, यहां पर भी kx लग रहा है, यहां पर भी kx लग रहा है? सभी जगह पर kx ही लग रहा है, सभी जगह पर kx ही लग रहा है, बशर्ते कि स्प्रिंग क्या हो? मासलेस। स्प्रिंग क्या हो? मासलेस हो, तो सभी जगह पर kx ही लगेगा। और ये स्प्रिंग जो है वापस से क्या होने की कोशिश करेगी? कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी। समझ रहे हो कि इस बात को? तो बड़ी देखो ध्यान से समझो कि जब इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाकर एक्सटेंड करा जाता है
तो स्प्रिंग वापस से कंप्रेस होने की नेचर शो करती है। कितना फोर्स लगाती है? kx फोर्स लगाती है। समझ रहे हो क्या? इसी में ध्यान देना, इफ स्प्रिंग इज बैलेंस इन गिवन सिचुएशन, स्प्रिंग इज बैलेंस इन गिवन सिचुएशन, देन क्या होएगा भाई? बैलेंस से मतलब क्या होता है? एफ नेट इक्वल टू 0। बैलेंस से मतलब क्या होता है? एफ नेट इक्वल टू 0। एफ नेट 0 कब हो सकता है? जब एफ एक्सटर्नल कितने के इक्वल हो जाए? के एक्स के इक्वल हो जाए। तो एफ एक्सटर्नल एफ नेट इक्वल टू तो क्या होना चाहिए बताओ? 0। और एफ नेट इक्वल टू 0 होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ? एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होना चाहिए? के एक्स। यदि ऐसा हो जाता है तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी और एफ नेट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन करने की तैयारी करी जा रही है, समझ रहे हो इस बात को? यहां पे एक पॉइंट और ध्यान देना कि यहां पे के आया है, के को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। के को क्या बोलते हैं बेटा? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट इसको बोलते हैं। वैल्यू इसकी क्या होती है? ये यूनिट इसकी क्या होती है? न्यूटन पर मीटर। क्या होती है? न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट होती है। अलग अलग स्प्रिंग के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। कड़क स्प्रिंग का के क्या होता है? ज्यादा, और सॉफ्ट स्प्रिंग जो होती है उसका के क्या होता है? कम। समझ रहे? तो आगे बता दूंगा मैं। तो देखो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट क्या समझा कि जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ की सिचुएशन में होती है तो स्प्रिंग अपने आप में कोई फोर्स नहीं लगाती, ठीक है। सेकंड पॉइंट, जब स्प्रिंग को एफ एक्सटर्नल लगाकर एक्सटेंड करवाया जाता है तो स्प्रिंग वापस से क्या होने की कोशिश करती है? कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करती है। कि एक्स फोर्स ऐसे लगाती है कि स्प्रिंग वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। समझ रहे हो इस बात को? यहां पर कितना एक्सटेंड हुई थी? एक्स। एक्स एक्सटेंड हुई तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी? के एक्स, जिसमें के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। यदि मान लिया स्प्रिंग इस कंडीशन में क्या है? बैलेंस। बैलेंस होने का मतलब ही ये होता है एफ नेट इक्वल टू 0, और एफ नेट 0 तभी हो सकता है जब इधर वाले बराबर इधर वाले हो जाए। एक बात बताओ, ये जो सीलिंग है, बेस है, वॉल है, जो भी है जहां से स्प्रिंग बंधी हुई है, इस पर बताओ स्प्रिंग फोर्स किधर लगा रही है? इस वाले ऑब्जेक्ट पर स्प्रिंग किधर की ओर फोर्स लगा रही है? इधर की ओर। देखो ये के एक्स वो टेंशन की तरह याद रखो, आमने और सामने, और बीच में से क्या कर दो? काट दो। ये काटा सिर्फ रियल में नहीं काटा, कैंची लेके नहीं काटा है। रियल में हम लोग काटते हैं, स्ट्रिंग को काटा तो वहां टेंशन क्या हो जाता है? 0। रियल में स्ट्रिंग को काट दे तो वहां टेंशन 0, और रियल में स्प्रिंग को काट दे तो वहां पे के एक्स क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, रियल में काट दे तो। बस ये तो हम लोग कंफ्यूज ना हो इसके लिए हमने बीच में से एक डॉटेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। कंफ्यूजन से कैसे बचाएगी? जब इधर की बात करो तो इस डॉटेड लाइन के इधर नहीं देखना, और जब इधर की बात करो तो इस डॉटेड लाइन के उधर नहीं देखना। क्लियर है बेटा? तो देखो यहां पर बताओ, इस पर इस वो स्प्रिंग फोर्स किधर की ओर लगा रही है? इधर की ओर। क्लियर है? अब यहां पर इस वाले पॉइंट पर स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रही है बताओ? इधर की ओर। स्प्रिंग क्या होती है बताओ? मासलेस। जब कुछ ना कहे तो स्प्रिंग क्या मान के चलनी है? मासलेस। स्प्रिंग मास वाली भी होती है, जब कुछ ना कहे तो क्या मान के चलना है? अब एक बार के लिए हो सकता है एफ एक्सटर्नल बड़ा और एक बार के हो सकता है के एक्स बड़ा हो। किसी को भी बड़ा मान लो, मान लिया एफ एक्सटर्नल बड़ा है, एफ एक्सटर्नल क्या है? बड़ा है, तो एफ एक्सटर्नल माइनस के एक्स इक्वल टू एम ए करोगे कि नहीं करोगे? एफ एक्सटर्नल माइनस के एक्स इक्वल टू एम ए। मान लिया एक बार एफ एक्सटर्नल बड़ा है तो एफ एक्सटर्नल माइनस के एक्स इक्वल टू एम ए करोगे। तो एफ एक्सटर्नल माइनस के एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। एफ एक्स नहीं समझे? मान लिया ये बड़ा है तो एफ एक्सटर्नल माइनस के एक्स बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू एम ए, तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो जाता है? के एक्स। तो देखो 2 पॉइंट आप लोग यहां से याद रखो कि यदि स्प्रिंग बैलेंस है तब तो सोचना ही नहीं, ये एफ एक्सटर्नल के एक्स के बराबर होएगा। एक पॉइंट, यदि स्प्रिंग बैलेंस नहीं है लेकिन मासलेस, लेकिन क्या है? मासलेस है, तो भी एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होएगा? के एक्स ही होना है, के एक्स ही होना है। क्लियर है क्या? बताओ पॉइंट। आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 3 देखो, मान लिया आप लोगों ने स्प्रिंग को करा भी कंप्रेस,
स्प्रिंग को क्या करा बेटा, कंप्रेस करा। आपने इधर से एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया और एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाकर स्प्रिंग को कर दिया आपने कंप्रेस। पहले नेचुरल लेंथ कितनी थी बताओ, एल नोट, अब होगी एल नोट माइनस एक्स, कितनी कंप्रेस होगी, एक्स कंप्रेस होगी। अब एक्स कंप्रेस होगी तो स्प्रिंग क्या है, पहले वाली कंडीशन में वापस जाना चाहिए। स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो ये पहले वाली कंडीशन में वापस जाना चाहिए। कितना फोर्स लगाएगी, के एक्स, के एक्स में के तो क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स क्या है, इलोंगेशन और कंप्रेशन, एक्स क्या है, इलोंगेशन और कंप्रेशन। तो देखो किधर फोर्स लगाएगी बताओ, बाहर की ओर यूं फोर्स लगाएगी। तो टेंशन तो सिर्फ क्या होता है, यूं ही होता है, आमने सामने होता है। और स्प्रिंग फोर्स यूं भी हो सकता है और यूं भी हो सकता है। समझ रहे हो क्या इस बात, थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखना, स्प्रिंग फोर्स यूं भी हो सकता है और यूं भी हो सकता है। और टेंशन सिर्फ कैसे होता है, यूं, याद रह जाएगा। तो इधर की ओर ये के एक्स यूं फोर्स लगाएगी। क्लियर है क्या, बोलो। देखो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा बताओ, बैलेंस कंडीशन में क्या होगा बताओ, एफ नेट कितना होगा बोलो, 0, एफ नेट 0 होगा। और एफ नेट 0 होगा तो बताओ क्या होएगा, यहां से बीच से काट दो एक बार, रियल में काटा है क्या, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल किधर लग रहा है, इधर, के एक्स किधर लग रहा है, इधर। तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू के एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू के एक्स हो जाएगा। ठीक है, यदि ये स्प्रिंग क्या है, मासलेस, मासलेस, यदि स्प्रिंग मासलेस हो, जो कि होती भी है, कुछ ना कहीं तो होती है, स्प्रिंग मासलेस है, तो भी बताओ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू के एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चाहे फिर वो बैलेंस हो चाहे ना हो। समझ रहे हो क्या इस बात कि स्प्रिंग यदि मासलेस है तो यहां से इक्वेशन बनाओगे तुम लोग, समझ रहे हो, स्प्रिंग इक्वेशन बनाओगे तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स। फोर्थ पॉइंट देखो, आइडियल स्प्रिंग, आइडियल स्प्रिंग इज मासलेस। आइडियल स्प्रिंग जो होती है वो क्या होती है भाई, मासलेस हुआ करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ध्यान देना, देखो के एक्स की डायरेक्शन के लिए मैंने एक डायलॉग बना रखा है, गौर करना। जब इसको इधर की ओर खींच रहे थे हम लोग तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रही थी, इधर फोर्स लगा रही थी। मतलब दूर जा रहे थे तो किधर फोर्स लगा रही थी, पास लगा रही थी। और जब पास फोर्स लगा रहे थे तो दूर धक्का मार रही थी, जब पास फोर्स लगा रहे थे तो दूर धक्का मार रही थी, और दूर जा रहे थे तो पास आ रही थी। तो यहां पे एक डायलॉग बना रखा है कि दूर जाते हैं तो जाने नहीं देती और पास आते हैं तो आने नहीं देती। समझ रहे इस बात को, तो ये डायलॉग आप लोग याद रख सकते हो, बहुत काम का डायलॉग है। क्या है, दूर जाते हैं तो जाने नहीं देती, जाने नहीं देती, पास आते हैं तो आने नहीं देती, आते हैं तो आने नहीं देती। ठीक है भाई, याद रख सकते हो, बहुत ही काम का डायलॉग है ये। डायलॉग एक तो यहां चलता है स्प्रिंग के मामले में कि पास आते हैं, देखो दूर जाते हैं तो जाने नहीं देती, यू फोर्स लगाएगी, और पास आते हैं तो आने नहीं देती, यू फोर्स लगाएगी। ठीक है, एक तो यहां लगता है, एक लगता है लेंस लॉ में। किसमें, लेंस लॉ। लेंस लॉ में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होती है कि मैग्नेट को पास हाथ लाते हैं तो लाने नहीं देती, दूर ले जाते हैं तो ले जाने नहीं देती। समझ रहे हो, तो वहां पर भी ये लगता है। आगे बढ़े भाई। फिफ्थ पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या भाई, स्प्रिंग कांस्टेंट, ध्यान से समझो। देखो स्प्रिंग फोर्स जो होता है ना, स्प्रिंग फोर्स वो प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंशन या कंप्रेशन के। स्प्रिंग फोर्स प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंशन या कंप्रेशन के। डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट। डायरेक्शन कैसे होती है, अपोजिट। देखो दोबारा देख लो कैसे होती है, यहां पे ध्यान देना। इसमें बताओ एक्सटेंशन किधर की ओर हुआ था, इसमें किधर एक्सटेंशन हुआ था, इधर की ओर। स्प्रिंग फोर्स किधर लगा, इधर की ओर। समझ रहे हो इस बात को।
इसमें देखो एक्सटेंशन किधर, कंप्रेशन किधर की ओर हुआ था, इधर की ओर, और स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, इधर की ओर। ये kx है स्प्रिंग फोर्स, तो kx यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स है। कहने का मतलब यहां पर देखो स्प्रिंग फोर्स जो होता है x के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। जो कंप्रेशन या एलोंगेशन होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। डायरेक्शन इसकी अपोजिट हुआ करती है। तो एफ एस इक्वल टू हो जाता है माइनस के एक्स, माइनस के एक्स। के क्या है यहां पर, स्प्रिंग कांस्टेंट। के यहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू अलग अलग स्प्रिंग के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्प्रिंग, अलग अलग स्प्रिंग के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। जो अपने काम के पॉइंट है वो ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हार्ड स्प्रिंग होती है उसका के क्या होता है, ज्यादा होता है बजाय किसके, सॉफ्ट स्प्रिंग के। सॉफ्ट स्प्रिंग के, हार्ड बोले तो कड़क, क्या भाई, कड़क, और सॉफ्ट बोले तो मुलायम, क्या भाई, मुलायम। किसी को मुलायम सिंह बोलना हो तो कैसे बोलेगा, किसी गूंगे आदमी को मुलायम सिंह बोलना हो, सॉफ्ट सिंह। गूंगे आदमी को मुलायम सिंह बोलना हो तो ऐसे बोलेगा, मुलायम सिंह। तो देखो ध्यान दो, के क्या होगी, हार्ड के लिए के क्या होता है, ज्यादा, और सॉफ्ट के लिए के क्या होता है, कम होता है। समझ लो, याद रह जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना, के जो होता है वो डिपेंड करता है नेचुरल लेंथ पर भी। के किस पर डिपेंड करता है, नेचुरल लेंथ पर भी डिपेंड करता है। स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत ही काम का पॉइंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ। एक बिल्कुल सेम टू सेम स्प्रिंग है, बिल्कुल क्या है, सेम टू सेम स्प्रिंग है। अब एक तो मान लिया कि इतनी लंबी और एक मान लिया इतनी लंबी है। जो ज्यादा लंबी होगी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा। गौर करना आप लोग, ज्यादा लंबी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है, चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल सेम टू सेम ही क्यों ना हुई हो। ज्यादा लंबी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, कम होता है। समझ रहे हो इस बात को। जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है वो हार्ड होती है, सॉफ्ट होती है, कड़क होती है, सॉफ्ट होती है। जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है, थोड़ा ध्यान से, सुन में मत बोलो, थोड़े एक्टिव बैठो, कि एक तो छोटी स्प्रिंग है और एक बड़ी स्प्रिंग है। किसका के ज्यादा होगा, छोटी का के ज्यादा होगा, बड़ी का के क्या होगा, कम होगा। जिसकी नेचुरल लेंथ ज्यादा है उसका के क्या होगा, कम होगा। के कम होगा तो हार्ड होएगी क्या सॉफ्ट होएगी, सॉफ्ट होएगी। एक्सटेंड या कंप्रेस करना इजी होएगा कि हार्ड होएगा, इजी होएगा। सॉफ्ट को एक्सटेंड या कंप्रेस करना इजी होएगा। किसको, सॉफ्ट को। सॉफ्ट का के क्या होता है, के कम है तो नेचुरल लेंथ कम होएगी कि ज्यादा होएगी, ज्यादा होएगी। याद रह जाएगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ, मतलब के प्रोपोर्शनल क्या हुआ करता है भाई, 1/L0। के प्रोपोर्शनल 1/L0 हुआ करता है। याद रह जाएगा क्या, ठीक है जी। आगे ध्यान देना, समझना। एक पॉइंट और देखो, के की जो वैल्यू होती है, देखो एक बात ध्यान देना कि कोई स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, स्टैटिक ही रहना चाहता है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग ही रहना चाहता है, स्ट्रेट लाइन मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो स्ट्रेट लाइन मूविंग ही रहना चाहता है। सभी ने पढ़ा लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सभी ने पढ़ा है लगभग, ठीक है जी। इनर्शिया का मेजरमेंट क्या होता है, इनर्शिया पूछे तो क्या बताना होता है, मास। इनर्शिया पूछे तो क्या बताना होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में चेंजिंग को अपोज करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में चेंजिंग को अपोज करता है, इसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है मास। वैसे ही स्प्रिंग भी अपनी स्टेट में चेंजिंग को क्या करती है, अपोज करती है। देखो जब दूर ले जा रहे थे तो जा नहीं रही थी, जब पास आ रहे थे तो आने नहीं दे रही थी। कहने का मतलब अपनी स्टेट में चेंजिंग को क्या करती है, अपोज करती है। समझ रहे हो क्या।
एक्सटेंड कर रहे हैं तो एक्सटेंड नहीं होने देना चाहिए इनके एक्स फोर्स से, कंप्रेस करें तो कंप्रेस नहीं होने देना चाहिए, और ये उतने ही ज्यादा अपोज करेगी जितना की ज्यादा के की वैल्यू होगी, जितना ज्यादा के की वैल्यू होगी। यस और नो? के की वैल्यू ज्यादा होगी तो कड़क बनेगी, और कड़क होगी तो ज्यादा अपोज कर पाएगी, चाहे वो लोंगेशन में हो चाहे वो कंप्रेशन में हो। क्लियर है बेटा? तो क्या समझे आप लोग बताओ कि जिस प्रकार से मास जो होता है वो इनर्शिया का मेजरमेंट होता है, जिस प्रकार से मास क्या होता है, इनर्शिया का मेजरमेंट होता है, वैसे ही यहां पर के स्प्रिंग की इनर्शियल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। जितना ज्यादा के की वैल्यू होगी स्प्रिंग अपनी स्टेट में चेंजिंग को उतनी ही ज्यादा अपोज करेगी। बोलो मेरा स्टेटमेंट सही है? समझ रहे हो क्या? वैल्यू ऑफ के represents inertial properties of spring। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अपनी स्टेट में चेंजिंग को क्या करेगी? अपोज करेगी। जितनी कितनी ज्यादा? जितना की ज्यादा के की वैल्यू ज्यादा, के की वैल्यू यदि क्या है? ज्यादा है तो मोर अपोज इन चेंज इन करंट स्टेट। कि यदि के की वैल्यू ज्यादा होगी तो कड़क स्प्रिंग बनेगी, कड़क स्प्रिंग बनेगी तो उसको इलोंगेट करना भी मुश्किल होएगा, तो एक्सटेंड करना भी, वो इलोंगेट करना भी मुश्किल होएगा तो कंप्रेस करना भी मुश्किल होएगा, और ज्यादा अपोज करेगी। मतलब मास तो किसका मेजरमेंट होता है? इनर्शिया। ऑब्जेक्ट के लिए तो मास उसकी इनर्शिया का मेजरमेंट होता है, वैसे स्प्रिंग के लिए उसका के उसकी इनर्शिया का मेजरमेंट होता है, मतलब के उसकी इनर्शियल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई खिचखिच हो तो बोल दो। ठीक है जी, एक लास्ट पॉइंट और यहीं पर, ठीक है भाई, ध्यान देना। जैसे ये कोई स्प्रिंग है, ये क्या है बेटा? कोई स्प्रिंग है, इसकी लेंथ है एल नोट। लेंथ कितनी है? एल नोट। लेंथ एल नोट है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? के। ये एक स्प्रिंग है, इसका मैंने एक पार्ट बना दिया L1 लेंथ का, इसको मिटा देते हैं इधर से, इतने पोर्शन की जरूरत ही नहीं हमें। ठीक है भाई, ये कितनी लेंथ का बनाया हम लोगों ने? L1 लेंथ का। और ये कितनी लेंथ का बना दिया दूसरा पार्ट? L2 लेंथ का। दो पार्ट हमने बना दिए इसके, दो पार्ट इसके बना दिए। अब इन पार्ट्स का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? इन पार्ट्स का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? देखो अब गौर करना, ध्यान से सुनना, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? बताओ। इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है? L1 है। इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है? L1। और इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है? L2। तो इनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो L1 और L2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? मतलब यहां पर फॉर्मूला होता है L नोट बाई L1 इंटू के। क्या फॉर्मूला होता है? L नोट बाई L1 इंटू के। क्या होता है? L नोट बाई L1 इंटू के। समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा? इधर की और क्या होएगा बताओ? L नोट बाई L2 इंटू के। याद रखना है। कहां से फॉर्मूले? जब एसएचएम पढ़ाएंगे तब देखेंगे, यदि टाइम मिला तो। समझ रहे इस बात को? नहीं तो इतने ज्यादा डीप में जाने से कोई मतलब नहीं, डेरिवेशन करके क्या करोगे? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होएगा? L नोट बाई L1 इंटू के। नहीं, वो वाली शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी। क्या करना है? K1 इक्वल टू क्या होएगा? L नोट बाई L1 इंटू के। इसीलिए मैंने करवाया, नहीं तो मैं तुमको डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल करवा के वो ट्रिक के लिए छोड़ देता तुमको, ठीक है ना? लेकिन यहां पर ऐसे ही होएगा। क्या होएगा? K1 इक्वल टू L नोट बाई L1 इंटू के, और K2 इक्वल टू क्या होएगा? L नोट बाई L2 इंटू के। यदि सोल्व करते 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 हम लोग ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां पे हम लोगों को डेरिवेशन जरूरी हो गया एसएचएम में, तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट भी याद रख सकते हो।
क्या हुआ K1 इक्वल टू एल नोट बाई L1 इंटू के और K2 इक्वल टू एल नोट बाई L2 इंटू के। बढ़े आगे? ठीक है जी, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K इज कट इनटू 3 पार्ट्स L1, L2 एंड L3। एक स्प्रिंग को L1, L2 और L3 3 पार्ट्स में कट करा जा रहा है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K है। देन फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट। देन फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट। करें भाई सॉल्यूशन? करते हैं, चलो। देखो ये क्या होगी? एक स्प्रिंग हो गई। ये क्या होगी बेटा? स्प्रिंग। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बताओ? 3 पार्ट्स में। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, K2, K3 जो कि हमें फाइंड भी करने हैं। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K, इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L2, इसकी लेंथ L3। बोलो समझ में आएगा? yes, देखो अब ये भी मैंने बताया K1 इक्वल टू क्या होगा? L नोट बाई L1 इंटू के। ये L नोट क्या है? काटने से पहले की लेंथ, काटने से पहले की टोटल लेंथ। समझ में आ रहा है? yes, तो यहां पे देखो K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? काटने से पहले की टोटल लेंथ बताओ। L1 प्लस पहले की टोटल लेंथ L नोट तो दे ही नहीं रखी, तो टोटल लेंथ काटने से पहले कितनी हो जाएगी? L1 प्लस L2 प्लस L3 बाई L1 इंटू के। आंसर इधर देखो K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? L1 प्लस L2 प्लस L3। वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, काटने से पहले की टोटल लेंथ बाई कटी हुई लेंथ इंटू टोटल के। तो देखो यहां पर देखो ये इतना हो जाएगा बाई L2 इंटू के, और इसी टाइप से K3 इक्वल टू, आंसर हो गया भाई। K3 इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 बाई L3 इंटू के। आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग? ठीक है जी। देखो ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स। ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स। एक स्प्रिंग को n इक्वल पार्ट्स में क्या करा गया है? डिवाइड करा गया है। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K है। फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट। छोटा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ध्यान से समझो। देखो ये एक स्प्रिंग है। क्या है? स्प्रिंग। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K है। मान लिया इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है? L नोट। मान लिया, मानने में क्या जाता है? मान लिया भाई। n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा। कितने इक्वल पार्ट्स में? n इक्वल पार्ट्स। ये पार्ट हो गया। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना? K1। लेंथ कितनी? L नोट बाई n। क्या कहते हो? ये दूसरा पार्ट कितना? K2। या फिर एक काम करो भाई, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो K1 K2 की बजाय इसको K डैश और इसको भी K डैश लिख दूं भाई। n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो इसका यदि K होगा तो इसका भी K होएगा, मतलब इसका K डैश तो इसका भी क्या होएगा? K डैश। और लेंथ कितनी? L नोट बाई ये। इसके लिए बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट, तो इसका भी K डैश, और ये वाला कितना हो गया? बाई n। इसकी कितनी? K डैश L नोट बाई n। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। किसी एक का, अच्छा इधर हाथ लग गया। देखो ध्यान से समझो, K डैश इक्वल टू क्या लिखोगे? फॉर्मूला क्या था अपना? ऊपर क्या लिखना है अपने को? टोटल लेंथ अपॉन में जिस पार्ट का K फाइंड करें उसकी लेंथ इंटू क्या कर देंगे? K। तो देखो यहां से आप लोग क्या करोगे? टोटल लेंथ लिखो पहले तो ऊपर L नोट अपॉन जिस पार्ट की लेंथ हम लोग फाइंड कर रहे हैं L नोट बाई n इंटू K।
समझ रहे हो इस बात को? एल नोट से एल नोट कैंसिल, तो के डैश इक्वल टू एन के, क्या हो गया आंसर। डायरेक्ट भी याद होना चाहिए कि किसी भी स्प्रिंग को जैसे मान लिया आपने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, 10 इक्वल पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स में किसी भी स्प्रिंग को आपने डिवाइड कर दिया, तो उस कंडीशन में पहले का यदि स्प्रिंग कांस्टेंट के था तो बाद का कितना हो जाएगा, 10 के हो जाएगा। थोड़ा सा अजीब सा लगता है ये, खासकर मेडिकल वालों को लग सकता है कि किसी भी स्प्रिंग के जैसे मान लिया पहले का कितना स्प्रिंग कांस्टेंट था, के था, कितना था, के था, 20 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हर एक पार्ट का कितना हो जाएगा, 20 के हो जाएगा। पहले का के था 5 पार्ट्स में, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कितना हो जाएगा बताओ, 5 के हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? याद रह जाएगा। मतलब जितने टुकड़े करेंगे उतने ही टाइम्स क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा हर एक टुकड़े का, हर एक टुकड़े का। क्लियर है बेटा? इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं और बता रहा हूं, ध्यान देना आप लोग। जैसे मान लिया इसी का एक पार्ट है, इफ ऑल एन पार्ट्स, इसी का नेक्स्ट पार्ट है ना, ऑल एन पार्ट्स now connects in parallel, then find net capacitance, sorry net spring constant। मतलब मेरे दिमाग में देखो कैपेसिटेंस चल रही थी, इसका मतलब क्या हुआ, कैपेसिटेंस वाले से फॉर्मूले आएंगे। देखो भाई, तो यहां पर मान लिया कि ये जो भी पार्ट्स इधर की ओर बनाए 1 2 3, ठीक है भाई, ये जो भी टुकड़े हमने करे, स्प्लिट करा, इसको टुकड़े करे, अब इनको किसमें कनेक्ट करा जा रहा है, पैरेलल में, पैरेलल में कनेक्ट करा जा रहा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के वही फॉर्मूले आएंगे जो फॉर्मूले किसके थे, कैपेसिटेंस में थे। कैपेसिटेंस में क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहां पर के नेट का क्या फॉर्मूला आएगा बताओ भाई, बोलो बोलो क्या फॉर्मूला आएगा के नेट का, पैरेलल में बनेगा K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस, समझ गए क्या? तो Kp इक्वल टू एक का कितना है, Nk, Nk, दूसरे का भी Nk, थर्ड का भी क्या हो गया बताओ, Nk, Nk। कहां तक जा रही है सीरीज, N तक, तो कितना हो जाएगा Nk, और फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 N तक है सीरीज, तो ये क्या हो जाएगा, N हो जाएगा और टोटल ऐड हो गया N स्क्वायर के। समझ में आया कि नहीं आया? याद रह जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करें, इफ ऑल n पार्ट्स नाउ कनेक्ट्स इन, इफ ऑल n पार्ट्स नाउ कनेक्ट्स इन, सारे के सारे n पार्ट्स को किसमें कनेक्ट कर दिया जाए भाई, सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए। वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, बताओ भाई क्या बनेगा, आप लोग ही बताओ। देखिए 1/k सीरीज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, वही फॉर्मूला बनेगा जो कैपेसिटर का सीरीज में होता था। समझ रहे हो किस बात को? तो 1/k सीरीज, हाँ नहीं बढ़ना बोलना है, कितना हो गया Nk प्लस Nk प्लस Nk, तो 1/ks इक्वल टू N/Nk, तो ks इक्वल टू k। ये कोई नई चीज नहीं है, पहले क्या कराता है, एक स्प्रिंग थी उसको क्या कर दिया था, काट दिया था। अब इन काटे हुए टुकड़ों को सीरीज में वापस कनेक्ट करा जा रहा है। सोच के देखो, सीरीज में वापस कनेक्ट करने का मतलब यही तो हुआ कि उनको वापस ऐड करा जा रहा है। अब वापस ऐड करेंगे तो क्या ही बनेगा और क्या बनेगा? कोई डाउट? क्वेश्चंस की तरफ बढ़े, ये सारा नॉलेज आप लोग याद रख लोगे? ठीक है जी, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, हाँ एक छोटा सा पॉइंट और बताना भूल गया हम, ध्यान देना आप लोग। ये तो क्वेश्चन है ना, ठीक है जी, ये भी क्या है, क्वेश्चन है, और ये है यहाँ पे थ्योरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको।
बड़े ही ध्यान से समझना भाई, बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ही काम का पॉइंट है। नोट, देखो क्या होता है कि दो ब्लॉक यदि एक स्ट्रिंग से जुड़े हैं, दो ब्लॉक यदि एक स्ट्रिंग से जुड़े हैं तो उनकी वेलोसिटी, उनका एक्सीलरेशन और उनके डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। कि मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? सेम। एक ही स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं तो मैग्नीट्यूड की बात करो, डायरेक्शन जरूर अलग अलग हो सकती है। जैसे एक पुली है, पुली के ऊपर से क्या एक स्ट्रिंग पास हो रही है, दो ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड है, तो एक का वेलोसिटी यदि ऊपर है तो हो सकता है दूसरे की वेलोसिटी किधर हो जाए? नीचे हो जाए। बिल्कुल पॉसिबल है। डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है। मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? मैग्नीट्यूड की। कि यदि दो ऑब्जेक्ट यदि एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो दोनों की वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? सेम होते हैं। लेकिन यदि दो ऑब्जेक्ट एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, दो ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। समझ रही हो क्या? स्ट्रिंग जैसा मामला इधर की ओर नहीं होता। एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। वेलोसिटी सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यस और नो? इफ टू ऑब्जेक्ट्स, if two objects if two objects are connected with a string, with a spring, then magnitude of displacement, velocity and acceleration may or may not be same। ये सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ध्यान रखना। स्ट्रिंग में क्या होते हैं? अरे स्ट्रिंग में क्या होते हैं? सेम होते हैं। स्ट्रिंग में सेम होते हैं। यदि डायरेक्ट एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं तो उसमें क्या होते हैं? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? सेम होते हैं। स्प्रिंग में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। याद रह जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में काम में आ रहा है, इसीलिए मैंने आपको बताया, बहुत ही काम का पॉइंट है और जनरली बच्चे ऐसे पॉइंट्स को इग्नोर करके भी चलते हैं, तो मैंने आपको इसीलिए बताया, इतने मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है। देखो ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन अपने पास में है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक। एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक। एक 5 kg ब्लॉक है, इसका एक्सीलरेशन हमें फाइंड करना है। इफ एक्सीलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक एट दैट इंस्टेंट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताऊं, जब कभी भी स्प्रिंग की बात करोगे तो आपको वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ये कभी पूछेंगे तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ही पूछे जाएंगे। पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ही पूछे जाएंगे। जैसे स्ट्रिंग वाले सिस्टम में क्या होता है कि अभी एक्सीलरेशन जैसे मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हो सकता है थोड़ी देर बाद में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहे, उसके बाद में भी उतना ही रहे। ठीक है, उसमें ऐसा हो सकता है। यहां पर ऐसा होने की कोई गारंटी नहीं है। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ही यहां पर डेटा पूछे जाते हैं। उसके बाद में क्या होने वाला है वो चीजें अलग है। अरे यस और नो? क्योंकि यहाँ पे पंगा कहां पर है? यहाँ पर पंगा स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है उसमें। स्प्रिंग फोर्स कितना लगाती है? kx। और x क्या है? इलोंगेशन या कंप्रेशन, जो कि क्या हो सकता है? चेंज। और वो चेंज होती है फोर्स क्या हो सकता है? चेंज। तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल होता है। स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल होता है तो जो अभी है बाद में भी वही होएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए यहाँ पे डेटा किस पे पूछे जाते हैं? पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पूछे जाते हैं। बड़े बेटा आगे देखो, क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं। कितना फोर्स लगाया जा रहा है?
40 न्यूटन। क्या पूछा जा रहा है? इसका एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बताओ, इधर बना दे। अरे बोलो बोलो। एक्सीलरेशन 5 kg वाले पूछ रहे हैं किसका? फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक। इसका एक्सीलरेशन हमें पूछ रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन हमने इधर की ओर बना दिया। बोले सर इधर ही क्यों बनाया? इधर बना लो, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें बताओ इलोंगेशन होएगा या कंप्रेशन होएगा? इलोंगेशन ही होएगा। इधर फोर्स लगाया जा रहा है, यूं फोर्स, तो क्या होना है? इलोंगेशन। तो ये वापस से क्या होना चाहेगी? कंप्रेस। कंप्रेस होना चाहेगी, तो बताओ इधर की ओर यूं फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? क्या कहते हो भाई? इलोंगेशन होएगा, इलोंगेशन होएगा तो वापस से क्या होना चाहेगी? कंप्रेस। कंप्रेस होना चाहेगी तो यूं फोर्स लगाएगी। बीच में से क्या कर दो? काट दो। काटा क्या रियल में है? रियल में, रियल में नहीं काटा है। रियल में नहीं काटा। ठीक है भाई। फिर इधर ध्यान दो, यहां पर क्या है? स्ट्रिंग, सिंपल स्ट्रिंग है। यहां पे क्या जनरेट होएगा बताओ? टेंशन। आमने सामने काट दो। ठीक है भाई। इसका एक्सीलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये दोनों स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं कि स्प्रिंग से? ये दोनों किससे जुड़े हुए तिलचट्टे? स्ट्रिंग से। और स्ट्रिंग्स की वजह से स्ट्रिंग से जुड़े हुए, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। यस और नो? स्प्रिंग वाले में गारंटी नहीं है। यदि स्प्रिंग वाले में गारंटी होती ना, तो इसका 4 दे रखा था तो मैं इसका भी क्या लिख देता? 4 लिख देता। समझ गए क्या? लेकिन इसमें गारंटी है। इसमें कितना लिख दें बताओ? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर फोर्स कितना लग रहा है बताओ? 0। कोई डाउट? बनाओ भाई, इक्वेशन बनाओ। इधर से क्या लिखो बताओ? T - 0 = ma। ठीक है। T = कितना हो गया? 8 न्यूटन। कोई डाउट? फिर इधर की ओर आ जाओ। kx minus t = 3 × 4। तो kx minus 8 = 12। kx = 20 न्यूटन। कोई डाउट? फिर उधर से आ जाओ। क्या लिखो बताओ? 40 - kx = 5a। kx कितना है अभी? 20 = 5a। a = 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें तो सेम ही आ गया आंसर। ये हो भी सकता है और नहीं भी होगा। समझ रहे मेरी बात? हो भी सकता है और नहीं भी होगा। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई खिचखिच हो तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए स्प्रिंग हैज स्प्रिंग कांस्टेंट K एंड कट इनटू 2 पार्ट्स L1 एंड L2। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K है, और L1 और L2 दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करा जा रहा है। L1/L2 = क्या है? 1/n है। देन फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट। 1 मिनट का टाइम है। n और k की फॉर्म में आपको k और K1 एंड K2 की वैल्यू बतानी है। 1 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है। n और k की फॉर्म में आपको डेटा बताने हैं। चलो बोर्ड पे करा जाए फिर। देखो सॉल्यूशन। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है बताओ? अरे बोलो बोलो। स्प्रिंग कांस्टेंट K है। कट इनटू 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड करा इसको? 2 पार्ट्स। इसकी लेंथ कितनी? L1। इसकी लेंथ कितनी? L2। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 जो कि हमें फाइंड भी करना है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 जो कि हमें फाइंड भी करना है। क्या होता है? K1 = फॉर्मूला क्या होता है? स्प्रिंग किसी एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? पूरी लेंथ अपॉन पूरी लेंथ कितनी? पूरी लेंथ लिखेंगे ऊपर L1 + L2। फॉर्मूला होता है अपना। पूरी लेंथ
अपॉन उस पार्ट की लेंथ जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है। तो इसकी स्प्रिंग L1 इंटू पूरी लेंथ का स्प्रिंग कांस्टेंट। समझ में आ रही है बात? ठीक है सी, K2 इक्वल टू भी क्या होगा, पूरी लेंथ L1 प्लस L2 अपॉन एक पार्ट की लेंथ L1 L2 इंटू K। तो यहां से L1 से डिवाइड कर दो, 1 प्लस L2 बाई L1 इंटू K। K2 इक्वल टू L1 बाई L2 प्लस 1 इंटू K। L1 बाई L2 1 बाई N है, L1 बाई L2 क्या है, 1 बाई N। तो L2 बाई L1 क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो क्या हो गया, 1 प्लस N K। और कितना हो जाएगा, L1 बाई L2 1 बाई N, तो 1 बाई N प्लस 1 इंटू K आंसर। कोई डाउट हो तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन